नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गिलगामेश टैबलेट के बारे में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही अनोखा अध्याय है और अभी ये न्यूज में है क्योंकि यूएसए ने इराक को गिलगामेश टैबलेट लौटाने का निर्णय लिया है, लौटा दिया गया है। इनफैक्ट 24 सितंबर को ये हो चुका है। तो हुआ ये था कि ये एक एंशिएंट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है जिसको हम टैबलेट कहते हैं। लगभग 3,500 साल पुराना ये क्ले टैबलेट है और इसे अमेरिका ने गल्फ वॉर के दौरान चुरा लिया था और अब इराक को इसे फिर से लौटाया जा रहा है। अब टैबलेट एग्जैक्टली होता क्या है? ये ना तो दवाई वाली टैबलेट है जिसे आप खा लेते हैं, ना ही ये मॉडर्न डे टैबलेट है जिस पर आप गेम्स या कुछ और करते हैं। हिस्ट्री में टैबलेट का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जो अमूमन पत्थर या किसी अन्य मटेरियल का होता है जिस पर कुछ पुरानी बातें लिखी गई है, कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिखा गया है। तो गिलगामेश टैबलेट जिसका फोटोग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है। काफी हिस्सा इसका टूट चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। ये अलग सी भाषा है जिसे हम नहीं पढ़ सकते आज। इट्स अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज और ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित टैबलेट्स में से एक है। यानी कि दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ रिटन मटेरियल जो आज दिन तक सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ है तो सर्वाइव कर गया। तो गिलगामेश टैबलेट न केवल इराक बल्कि पूरी दुनिया की मानव संस्कृति के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसी को हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो जरूर कीजिए। फायदा ये होगा कि आपको मेरे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएंगी। स्पेशल क्लासेस कंप्लीटली फ्री है और वहां पर अभी मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं 2021 प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स के लिए, इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। इसका अगला सेट 7 होने वाला है कल, यानी कि शनिवार शाम 7 बजे। तो इसमें जरूर ज्वाइन इन कीजिए। तो ये गिलगामेश टैबलेट का एक और फोटो है। इसमें जो राइटिंग है ये अलग ही तरह की राइटिंग है और मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन ये क्यूनिफॉर्म तरह की राइटिंग है। इसको कहा जाता है क्यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो क्यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इसमें वेज शेप, ऐसे कुछ अजीब से शेप्स होते हैं, तो इस तरह की ये राइटिंग होती है। इसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। और ये गिलगामेश टैबलेट काफी छोटा है साइज में, 15x13 सेंटीमीटर इसकी साइज है और ये दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक टेक्स्ट में से एक माना जाता है जो आज दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं। रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब समझते हो आप, कि इसमें जो कहानी लिखी गई है वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की है, वो वहां के धर्म के अनुसार इंपॉर्टेंट है। ये टैबलेट जिस भाषा में लिखा गया है उसे कहते हैं सुमेरियन। तो सुमेर एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो कहां एग्जिस्ट करती थी आज से हजारों साल पहले इराक वाले एरिया में। तो आज का जो इराक है, जहां पर यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियां बहती है, यहां पर बहुत सारे एंशिएंट सिटीज थे, पुराने शहर थे जहां सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसी के पैरेलल यहां पर मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन भी चल रही थी। आपने इसका जिक्र हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। तो उसी मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग राजा हुआ करते थे और उन्हीं में से एक राजा था गिलगामेश। ब्रीफली इस टैबलेट का इतिहास जान लो, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। लेकिन 150 साल पहले 1853 में ये डिस्कवर किया गया था इराक में, नॉर्दर्न इराक में, और उसके बाद ये कई सालों तक म्यूजियम में था डिस्प्ले पर इराक में ही। 1991 में जब अमेरिका ने गल्फ वॉर के तहत इराक पर हमला किया था, उस समय ये किसी ने चुरा लिया। किसी को नहीं पता किसने चुराया, सैनिकों ने चुराया या और किसी ने, बट अल्टीमेटली 2001 में ये यूनाइटेड किंगडम में आता है मार्केट में। तो ब्लैक मार्केट में चला गया था और वहां पर यूके में पहली बार ये डिस्कवर होता है 10 साल बाद। उसके पहले ये अंडर मार्केट मतलब ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। 2007 में आर्ट ट्रैफिकर्स यानी कि इलीगल तस्करी करने वाले इसे अमेरिका लेकर आ गए खरीद कर, और उसके बाद ये अमेरिका में ही है, पिछले 13 सालों से यूएस में है। 2014 में एक बहुत बड़ा ग्रुप है हॉबी लॉबी, उसने इसे खरीद लिया था $1.67 मिलियन देकर और इसे अपने म्यूजियम ऑफ बाइबल जो कि वॉशिंगटन में स्थित है वहां पर डिस्प्ले पर लगाया गया। और ये म्यूजियम एक बहुत बड़े बिलियनर ने स्टार्ट किया है, डेविड ग्रीन उनका नाम है। तो ये गिलगामेश टैबलेट जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये टोटल 12 ऐसे टैबलेट थे जिनमें गिलगामेश की कहानी लिखी गई है। इट इज कॉल्ड द एपिक ऑफ गिलगामेश। तो इन 12 टैबलेट्स में से एक ये वाला टैबलेट है। अब ये एपिक ऑफ गिलगामेश क्या है? एपिक का मतलब कोई ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर कोई बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, कोई हीरो है, वो कुछ हीरोइक काम करता है, कारनामे करता है। तो इस तरह की एपिक्स बहुत सारे कल्चर्स में आप देखेंगे, भारत में भी लिखी गई हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में भी लिखी गई हैं और यहाँ पर मेसोपोटेमिया में भी है। लेकिन बात यह है कि मेसोपोटेमिया में ये लिखी गई थी आज से लगभग 4000 साल पहले। तो 2150 बीसी यानी कि लगभग आज से 4200 साल पहले ये किताब या ये एपिक लिखी गई थी, कहानी लिखी गई थी। किताब नहीं है क्योंकि उस समय कागज नहीं था लिखने के लिए। तो लिखी किस पे गई है? टैबलेट के ऊपर, पत्थर के ऊपर। तो मॉडर्न डे इराक वाला जो एरिया है, यहाँ पर मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे शहर हुआ करते थे और इन्हीं में से एक शहर था उरुक, जहां का 5वां राजा था गिलगामेश। अब ये गिलगामेश जो है असली में एक राजा था, लेकिन जो कहानी लिखी गई है
वो सच थोड़ी सी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो घटनाएं बताई गई है ऑफकोर्स वो रियलिटी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, ये होता है ना, इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज, उस तरह से ये कहानी लिखी गई है। तो ऐसा बताया जाता है कि गिलगामेश राज करता था 26 सेंचुरी बीसी में, यानी कि आज से लगभग 5,500 साल, 4,500 साल पहले, और उसके बाद ये कहानी लिखी गई 4,200 ईयर्स पहले। अब एपिक ऑफ गिलगामेश के अंदर कहानी क्या है ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज ये अगली 3-4 स्लाइड पॉज करके पढ़ लेना। मैं बिल्कुल ब्रीफली बता देता हूँ। एक बहुत महान राजा हुआ करता था गिलगामेश नाम का, उसको बहुत घमंड हो गया था। तो जो वहां के भगवान थे उन्होंने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था एनकीडू, कि जाके इसको हराओ और इसको सबक सिखाओ कि ये घमंड अपना कम कर दे। तो एनकीडू और गिलगामेश के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, रेसलिंग होती है, लेकिन एनकीडू जो है वो हार जाता है। तो भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति हार गया, लेकिन उसके बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और बहुत सारे एडवेंचर्स पे एक साथ चले जाते हैं। ये दोनों मिलकर हुम्बाबा नाम के एक दैत्य को मार देते हैं, और उसके बाद इनाना नाम की एक महिला इनकी प्रति आकर्षित हो जाती है। इनाना ट्राइज टू सिड्यूस गिलगामेश, लेकिन गिलगामेश उसे मना कर देता है, और इनाना इससे इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को भेजती है, द बुल ऑफ हेवन, यानी कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुल होता है, सांड होता है, उसको भेजा जाता है गिलगामेश को हराने के लिए। तो गिलगामेश पर ये अटैक कर रहा होता है उस समय। एनकीडू जो है ये बीच में आकर अपने दोस्त का बचाव करता है और इस बुल को मार देता है, लेकिन उसे भी चोट पहुंचती है और वो मर जाता है। अब इससे क्या होता है कि एनकीडू से भगवान नाराज हो जाते हैं कि तुम्हें तो भेजा गया था कि इस गिलगामेश को सबक सिखाओ और तुम इसी की जान बचाने लग गए, तो इसको भगवान श्राप वाप दे देते हैं। तो एनकीडू जब मर जाता है तो गिलगामेश जो है ये बहुत दुखी हो जाता है, और फाइनली इसको रियलाइज होता है कि मेरा घमंड कोई काम का नहीं है और मैं एक मॉर्टल हूँ, मैं राजा हूँ, भगवान नहीं हूँ। इस तरह की बातें इसको रियलाइज होती है, और फिर ये मतलब इंसानी वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा सीख ले लेता है। इस तरह की एक मॉरल स्टोरी है यहाँ पर। तो इस तरह की मॉरल स्टोरीज से बेसिकली आप यही बताया जाता है कि ज्यादा घमंड मत करो। तो ये आज भी बहुत लोगों पर लागू होता है। तो ये इस तरह की स्टोरी आप हर कल्चर में देखोगे, मोस्टली आप जितने भी एंशिएंट कल्चर्स हैं उसमें एक इस तरह की घमंड वाली कहानी आप जरूर देखेंगे। तो फाइनली गिलगामेश जो है ये अपने सारे घमंड को साइड में रखते हुए जीवन का असली मकसद ढूंढने के लिए जाता है, और अल्टीमेटली वो इमॉर्टल तो नहीं बन पाता। उसका लक्ष्य ये होता है कि मैं हमेशा जीऊंगा, लेकिन वो इमॉर्टल नहीं रहता है। हाँ, लेकिन उसकी कहानी जो है वो इमॉर्टल हो गई, क्योंकि ये एक टैबलेट पर लिखी जा चुकी है, और इसी को गिलगामेश टैबलेट कहते हैं। अब देखिए इस गिलगामेश की कहानी के अंदर एक फ्लड का, एक बाढ़ का जिक्र है, और ये बाढ़ भी आपको दुनिया के कई कल्चर में किताबों में पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि मनुस्मृति, हिब्रू बाइबल, रैग्नारॉक जो नॉर्स माइथोलॉजी है, उन सभी में एक बहुत बड़े फ्लड का जिक्र है। और ये फ्लड ऐसा है जिसके अंदर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। तो नोआज आर्क के बारे में शायद अगर आपने सुना हो, बाइबल में भी इसका जिक्र आता है। तो नोआज आर्क एक ऐसा जहाज है जिसके ऊपर नोआ कुछ स्पीशीज को रखता है, और वो फाइनली वो लोग बच जाते हैं, बाकी सभी मर जाते हैं। तो इन सभी कहानियों में कॉमन थ्रेड आप ये देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जिक्र है। अगर आज से आप उसे कंपेयर करना चाहोगे तो एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है जिसके कारण बहुत सारी स्पीशीज या बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है, और अल्टीमेटली जब बाढ़ का पानी कम होता है तो धरती फिर से फर्टाइल होती है। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक आप आज के समय से देख सकते हो कि माइथोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मॉडर्न डे जो सिविलाइजेशन के अंदर एक साइकिल है कि पहले आबादी बढ़ेगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर वापस उसके बाद आबादी कम होगी, उस तरह के साइकिल को ये डिनोट करता है। और ये जो टैबलेट है बाय द वे, अभी इसकी भी लीगली रिटर्न करने की लंबी कहानी है, वो यूएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें अमेरिका पीसीएस देना नहीं है, हमें तो खाली गिलगामेश के बारे में ब्रीफली मालूम होना चाहिए। मेसोपोटामिया के साथ क्या लिंक है, कौन सी भाषा है, सुमेरियन सिविलाइजेशन का नाम याद रख लेना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम याद रख लेना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पैरेलल है, इतना याद रख लेना, ओके। और इराक के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे छोटे बड़े 17,000 आर्टिफैक्ट यूएस अब इन्हें लौटाएगा। और जब ये लौटाने की सेरेमनी चल रही थी तो इराक के कल्चर मिनिस्टर हसन नादेम ने कहा था कि एनकीडू की जो सिचुएशन है वैसी ही इराक की सिचुएशन है। अब हम दुनिया के लिए एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड का रोड तैयार कर रहे हैं। इस तरह का इन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर बताया था कि इराक जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का घर है। तो यहाँ पर जब ये वापस आ रहा है गिलगामेश टैबलेट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। आपके एक थम्स अप से यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को मालूम चलता है कि लेक्चर अच्छा है। और अगर आपको कुछ बुरा लगे तो कमेंट में बता दीजिए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जैसा भी है, इट्स ऑलवेज वेलकम। बस भाषा की मर्यादा बनाए रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के यहाँ सब्सक्रिप्शन है, दोनों के बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑन यूजिंग द कोड महिपाल। और हर बुधवार को नए बैच बनते हैं, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं नया बैच ज्वाइन कर लो
और अभी मेंस आंसर राइटिंग बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं 18 अक्टूबर से, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स अभी प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, आप उसको भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। 22 और 23 के बैचेस के लिए पूरी जो जर्नी होगी वो हमने यहाँ पर डिटेल में बता रखी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है, रेज अ हैंड जैसे फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस में, वीकेंड करंट अफेयर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, और कॉम्बैट अब सब्जेक्ट वाइज होगा, रविवार को 11 बजे होने वाला है। एनरोल करिए और उसमें इन्वाइट कोड मांगा जाता है, तो ये कोड इस्तेमाल कीजिए। कॉम्बैट में आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।